रात के 12:03 हो चुके थे। मेरे भाई आर्यन ने मेरे कमरे का दरवाजा बेहद सावधानी से खोला। मैं अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी, सोने का नाटक कर रही थी, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से मुझे रात में होने वाली अजीब हरकतों का एहसास हो चुका था। वह चुपचाप अंदर आया और दरवाजे की छिटकनी लगा दी। कमरे में सन्नाटा था, केवल हम दोनों की सांसों की हल्की आवाज थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि आर्यन, जो मेरा सौतेला भाई था, आधी रात को क्यों आता है। वह अक्सर दिन में भी मेरे सिर और पैरों की मालिश करके मुझे सुला देता था, जिसके बाद मैं गहरी नींद में चली जाती थी। इतनी गहरी कि सुबह उठने पर भी शरीर में अजीब सी थकान और दर्द रहता था। मैं बिस्तर पर आंखें बंद की पड़ी थी, जैसे मृत्यु की नींद में हूं। मैं उसे रोकती नहीं थी। यह सवाल हर पल मेरे मन में कौंधता था कि आखिर क्यों मैं 20 साल की कॉलेज छात्रा ऐसा होने दे रही हूं। इस अजीब चुप्पी और मेरे भाई के इस रहस्यमय व्यवहार का जवाब कहानी में आगे खुलने वाला था। सब कुछ कैसे शुरू हुआ और क्यों मैं उसे रोकने की शक्ति खो चुकी थी। मेरा नाम मानवी है। मैं दूसरे वर्ष की छात्रा हूं और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। मेरी माँ शालिनी और पापा दोनों ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में अत्यधिक व्यस्त थे। उनकी सैलरी से घर का खर्च तो चलता था, पर किस्तों और कर्जों के कारण वे दोनों ही अतिरिक्त काम करते थे। नौकरानी भी छुट्टी पर थी और घर के सारे काम मेरे जिम्मे आ गए थे। एक दोपहर पूरे घर की सफाई और कपड़े धोने के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मुझे लगा जैसे मेरे शरीर की हर हड्डी अकड़ गई है। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर माथे की मालिश कर रही थी और थकान के मारे हल्की आह मेरे मुंह से निकल गई। तभी मेरे भाई आर्यन 16 वर्ष ने दरवाजा खोला और चिंतित होकर पूछा, दीदी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैंने भारी मन से कहा, क्या बताऊं आर्यन, माँ पापा सारा काम मुझ पर छोड़ गए हैं। इन छुट्टियों ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी है। मैं अब और काम नहीं कर सकती। आर्यन मेरे पास आया और प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहन, तुम आराम करो। मैं अभी तुम्हारे लिए केसर वाला गर्म दूध लेकर आता हूँ। उसे पीकर तुम्हें तरोताजगी महसूस होगी। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन खाने का इंतजाम बाहर से कर लेना। मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। थोड़ी देर में वह दूध लेकर आया। उसका यह प्यार भरा ध्यान देखकर मुझे उस पर बहुत स्नेह आया। मैंने उसे ढेर सारी दुआएं दी। सच में दुनिया में ऐसे ख्याल रखने वाले भाई बहुत कम होते हैं। दूध पीने के बाद मैंने गिलास रखा और लेट गई। आर्यन बोला, रुको, मैं तुम्हारे सिर की मालिश कर देता हूँ। इससे तुम्हारी थकान तुरंत दूर हो जाएगी। मैं मान गई। वह मेरे सिरहाने बैठा और अपने जादुई हाथों से मेरी मालिश करने लगा। मुझे गहरा सुकून महसूस हुआ और मैं गहरी नींद में चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितने घंटों तक सोती रही। अगली सुबह मैं जब उठी तो सिर में भारीपन महसूस हो रहा था। घड़ी पर देखा तो रात के 9 बज रहे थे। यह अजीब था क्योंकि मुझे कभी भी इतनी गहरी नींद नहीं आई थी। मुझे चक्कर आ रहे थे और शरीर बेहद थका हुआ महसूस हो रहा था। टेबल पर सब मेरा इंतजार कर रहे थे। आर्यन ने तुरंत मेरी प्लेट में खाना डाला और माँ पापा से कहा, माँ पापा, मानवी पर काम का इतना बोझ मत डालिए, उसकी रंगत पीली पड़ गई है। प्लीज कोई दूसरा नौकर रख लीजिए। पिछले कुछ दिनों से मैंने महसूस किया था कि आर्यन मेरे प्रति कुछ ज्यादा ही जुड़ाव महसूस कर रहा था। वह हर छोटी बड़ी बात पर मेरा ख्याल रखता था। अगर मैं मना करती तो कहता, आप इतना काम करती हैं दीदी, ये मेरा हक है कि मैं आपको आराम दूं। लेकिन एक रात जो हुआ उसने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात को मुझे महसूस हुआ जैसे कोई दबे पांव मेरे कमरे में आया है।
मैंने घबराकर आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था और मैंने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि मैं हमेशा बंद करके सोती थी। मैंने तुरंत उठकर दरवाजा बंद किया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। जैसे ही आंखें बंद हुईं, मुझे फिर से किसी के बिस्तर के पास बैठने की आहट महसूस हुई। लगा जैसे कोई हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा है। डर के मारे मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने तुरंत लाइट जलाई, मगर कमरे में कोई नहीं था। मैं पानी पीने बाहर निकली और उसी समय आर्यन भी अपने कमरे से बाहर आया। मानवी दीदी, आप अभी तक जाग रही हैं? उसने पूछा। कुछ नहीं, बस लगा जैसे कमरे में कोई था, मैंने कहा। पानी पीकर जब मैं वापस आई तो वह भी मेरे पीछे पीछे आया और जिद करने लगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डर रही हैं तो मैं यहीं सोफे पर सो जाता हूँ। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। उस रात वह सोफे पर सो गया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठकर मुझे घूर रहा था, मेरे बालों को सहला रहा था और मेरे चेहरे पर उंगलियां फेर रहा था। यह सब एक सपना लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड अजीब था, जैसे हल्की खुशी महसूस हो रही हो, लेकिन उसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। मैंने अपने कपड़ों पर ध्यान दिया। मेरी टी शर्ट बेतरतीब थी और मुझ में एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे किसी मेल परफ्यूम की। मैं हैरान थी कि मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो गई। शाम को घर के काम निपटाकर जब मैं बैठी तो आर्यन तेल की शीशी लेकर आ गया। दीदी, आज मैं आपके लंबे रेशमी बालों की मालिश कर देता हूँ। आपको बहुत आराम मिलेगा। मुझे उसका व्यवहार अब कुछ अजीब लगने लगा था। मैंने मना किया, ये तुम्हारा काम नहीं है आर्यन, जाओ दोस्तों के साथ घूमो। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने खुद ही मेरे बालों का क्लिप खोला और कहा, आप नखरे मत करिए। दुनिया में कम ही भाई अपनी बहनों की इतनी परवाह करते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत बालों की मालिश करना चाहता है तो आपको क्या दिक्कत है? वह मुझे लगभग पकड़कर कमरे में ले गया। मैं बेड पर लेट गई और वो मेरे सिरहाने बैठकर मालिश करने लगा। आर्यन मुझसे 4 साल छोटा था, लेकिन उसकी बातों में बड़ों जैसा लगाव था। मानवी दीदी, उसने कहा, आप इतनी प्यारी हैं कि मैं बस चाहता हूँ आप हमेशा मुस्कुराती रहें। उसकी मालिश में सच में जादू था। तेल की खुशबू भी बहुत तेज थी। थोड़ी ही देर में मुझे गहरी नींद आने लगी और मैं फिर से बेहोशी की वादियों में खो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। ऐसा लगा जैसे मैंने बहुत भारी मेहनत वाला काम किया हो। पूरे बदन में टीस उठ रही थी। मैं मुश्किल से उठकर बैठी। मेरी हालत अजीब थी। मैंने देखा कि मेरे कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। पंखा बंद था और कमरे में गर्मी थी। यह क्या हो रहा था? मुझे चक्कर आ रहे थे और चलना भी मुश्किल था। मेरे दिमाग में अजीब अजीब सवाल घूम रहे थे। इतनी गहरी नींद क्यों आ रही है? मेरा शरीर इतना थका हुआ क्यों है? इसमें मेरे कपड़े गीले क्यों हैं? मैं मुश्किल से बाथरूम गई और फ्रेश हुई। जब मैं बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। घर में केवल मैं और आर्यन थे। वह किससे बात कर रहा था? मैं दबे पांव किचन की तरफ गई और तभी मैंने बैठक से आर्यन को निकलते देखा। उसके हाथ में ढेर सारे नोट थे, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह हड़बड़ा गया और नोटों को पैंट की जेब में डालने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर पूछा, इतने पैसे कहां से आए? उसने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, प्लीज पापा को मत बताना। ये पापा के एक दोस्त ने पुराना कर्ज चुकाया है। मैं इससे एक नया मोबाइल खरीदना चाहता था। मैंने उसे सख्ती से डांटा और कहा, हमारे घर के हालात तुम्हें पता है। माँ पापा दोनों काम कर रहे हैं
और तुम्हें मोबाइल खरीदने की पड़ी है। उसी रात मैंने वो पैसे पापा को दे दिए। आर्यन मुझसे नाराज हो गया और उस रात जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी। तभी आर्यन अपने 2 दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं हैरान थी कि वह उन्हें सीधा लाउंज में ले आया। मैंने उसे टोकते हुए कहा, आर्यन, माँ पापा घर पर नहीं है, तुम इन लोगों को घर क्यों लाए हो? वह तनखक कर बोला, यह मेरा भी घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका क्यों करूं? ये मेरे खास दोस्त हैं। खाना तैयार करो। मुझे खाना बनाना पड़ा। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त जो आर्यन से काफी बड़े लग रहे थे, मुझे अजीब तरह से घूर रहे थे, जैसे मुझे निगल ही जाएंगे। मैं डर कर अपने कमरे में चली गई और खुद को बंद कर लिया। जब वे चले गए तो मैंने आर्यन पर जोर से गुस्सा किया। उसने तुरंत मेरे गाल थामे और प्यार जताते हुए कहा, वे दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन आप ये बात माँ पापा को नहीं बताएंगी। उसका यह बार बार बदलता व्यवहार कभी प्यार कभी नाराजगी मुझे परेशान कर रहा था। कुछ दिनों बाद मैं फिर से अपने कमरे में आराम करने लेटी। अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो देखा आर्यन मेरे पैरों की मालिश कर रहा था। मैंने तुरंत मना किया, मगर वह बोला, मुझे जो करने दो। इस घर में एक मैं ही हूं जिसे आपकी फिक्र है। मैं थक चुकी थी, इसीलिए मैंने आंखें बंद की और सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सिर तेजी से घूम रहा था। बिस्तर की चादर पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। बिस्तर पर एक आदमी की शर्ट और एक तेज मेल परफ्यूम पड़ा था। ये सामान किसका था? मेरा सिर दर्द से इतना फट रहा था कि मैं फिर से बिस्तर पर गिर गई। मुझे लगा जैसे किसी ने बेहोशी की दवा दी हो। पास में फुसफुसाने की आवाजें थीं, लेकिन मैं पहचान नहीं सकी। मुझे केवल आर्यन की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे वह मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। जब मेरी आंख खुली तो शर्ट और परफ्यूम गायब थे। मेरी हालत बहुत अजीब थी। मेरा पूरा शरीर पानी से तर था और मैं दर्द से चूर चूर थी। मेरी रंगत पीली पड़ चुकी थी। मैं अब छोटी बच्ची नहीं थी। घर में केवल मैं और मेरा सौतेला भाई था। मेरे मन में अजीब अजीब विचार आने लगे। मेरी बिगड़ती हालत देखकर माँ भी परेशान हो गई। अगले दिन मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई। वहां अल्ट्रासाउंड से पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सब कौन कर सकता था? तभी मेरे दिमाग में आया कि आर्यन मेरा सगा भाई नहीं, बल्कि माँ की दूसरी शादी से था। मैंने डॉक्टर से अबॉर्शन से पहले डीएनए टेस्ट कराने को कहा। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और मैंने जब उसे देखा तो मेरे होश उड़ गए। बच्चा आर्यन का नहीं था। फिर यह किसका बच्चा था? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मैंने अपने कमरे में छोटा कैमरा लगा दिया। मुझे सच जानना था। कुछ दिनों बाद जब माँ पापा घर पर नहीं थे, आर्यन फिर मेरे पास आया और मालिश करने की जिद करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं न सोऊं, मगर तेल में मिली बेहोशी की दवा इतनी तेज थी कि मैं फिर से बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो माँ पापा घर लौट आए थे। मैंने तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली। जैसे ही मैंने वीडियो देखा, मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। वीडियो में साफ था। जैसे ही मैं बेहोश हुई, आर्यन ने अपने 2 घटिया दोस्तों को अंदर बुलाया। वे मेरे साथ घिनौना बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वे आर्यन को पैसे देकर चले जाते थे। वह पैसे जो मैंने उससे पहले दिन देखे थे, वे इसी गंदे धंधे के पैसे थे। मेरा भाई मुझे सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझ रहा था। मैं सदमे और गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने आर्यन का गिरेबान पकड़ा और उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। माँ पापा दौड़ कर आए। पापा ने मुझे पकड़ लिया और गुस्से में कहा, मानवी, होश में हो क्या? इसे क्यों मार रही हो? मैं रोते हुए चिल्लाई, आप इस जलील इंसान की करतूत देखिए। मैंने उन्हें कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई।
वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पड़ी। पापा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। गुस्से से भरे पापा ने आर्यन को पूरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। तभी आर्यन गुस्से में चिल्लाया, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी और लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थीं, इसलिए मैंने इसकी इज्जत नीलाम की। यह सुनकर मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोती रही। पापा ने उसे इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया और जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर घर से भाग गया। उसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज था। मैंने उसका अबॉर्शन करवा दिया। मगर आर्यन ने मेरे साथ जो घिनौना खेल खेला था वह जिंदगी भर मेरे मन से नहीं मिटेगा। भाई वही होता है जो आपका सगा हो और आपकी इज्जत करे। किसी भी अनजान मर्द, भले ही वह सौतेला भाई हो, के भरोसे अपनी जवान बेटी को अकेला छोड़ना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसे शैतानी मर्द हर वक्त इसी ताक में रहते हैं कि किसी बेबस और मासूम लड़की की इज्जत को नीलाम कर सकें। इस पूरे मामले में गलती किसकी थी? मेरे माँ बाप की, जो पैसा कमाने की दौड़ में बच्चों से बिल्कुल बेफिक्र हो गए, या मेरी, जो अपने सौतेले भाई पर हद से ज्यादा भरोसा करती रही। मैंने उसे हमेशा सगा भाई समझा, मगर वह मेरा भरोसा तोड़ गया। गुजारिश, मैं सभी सुनने और पढ़ने वालों से यही गुजारिश करूंगी कि अपनी बेटियों का हमेशा ख्याल रखें, उन्हें पर्दे में रखें और कभी किसी अनजान मर्द के सहारे अकेला न छोड़ें। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहें। कभी भी अंधा भरोसा मत कीजिए। कई बार खतरा वहीं से आता है जहां हमें सबसे ज्यादा सुरक्षा का एहसास होता है। अगर आपके आसपास किसी लड़की या बच्चे के साथ कुछ अजीब होता दिखे, चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, सवाल कीजिए और जरूरत पड़े तो मदद लीजिए, क्योंकि एक कदम आपकी किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। बचपन की मासूमियत किसी की जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप या आपका कोई परिचित किसी भी तरह के शोषण का सामना कर रहा है तो तुरंत स्थानीय हेल्पलाइन या पुलिस से संपर्क करें। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत रहिए, इसे आगे बढ़ाइए ताकि कोई और मानवी ऐसी पीड़ा न झेले। आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकती है। अगर आप भी सच्चाई पर आधारित ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हम जागरूक हैं, ताकि ये संदेश और दूर तक जा सके, क्योंकि खामोशी सबसे बड़ा गुनाह है।